हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4। तो अब हमारा 7th टॉपिक है, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इनको हमें डीपली स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग क्या होता है? आपको कोई भी काम करना है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं मैकडी का, तो हम मैकडी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम एक मैकडॉनल्ड नाम की शॉप खोलेंगे, वहाँ हम बर्गर्स बेचेंगे। ठीक है, बर्गर बेचेंगे हम वहाँ पे। व्हाट टू डू, करना क्या है ये डिसाइड हो गया। हाउ टू डू, अब हमें ये भी डिसाइड करना है, प्लानिंग ही करनी है कि हम ये करेंगे कैसे करना है। पूरा प्लान रेडी करना है कि कैसे, शुरू में क्या होगा कि अच्छा हमने डिसाइड कर लिया मैकडी करनी है, अब कैसे करना है। पहले तो एक जगह ढूंढनी है जहां हम ओपन करेंगे, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं, स्टाफ क्या क्या होता है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम पूरा ये डिसाइड करेंगे। फिर व्हेन टू डू, कब से शुरू करना है, शुरू कब से करना है। ठीक है, और हु इज़ गोइंग टू डू इट। अगर एक ओनर अकेला, तो जो ओनर होगा मैकडी का वही तो नहीं बैठेगा मैकडी में जाके सारा दिन, वो डिसाइड करेगा कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए कि वहाँ पे बैठे, वहाँ पे देखे सब चीज़ की कैसे हो रही है। तो प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग वो फर्स्ट फंक्शन होता है जो हर मैनेजर परफॉर्म करता है। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। प्लानिंग Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach। कि जो देखो, अगर हम यहाँ खड़े हैं आज, हमको पता है हमको यहाँ जाना है, तो प्लानिंग क्या करता है, इस जगह से इस जगह तक एक ब्रिज बना देता है और आप उस पर चलते चले जाते हो। मतलब हमने पूरा डिसाइड कर लिया कि हमको यहाँ पहुँचना है और हमको कैसे पहुँचना है, कौन कौन हमारे साथ जाएगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या गोल है। गोल तो हमारा ये है, पर कैसे कैसे उसको अचीव करना है, ये सब हमने डिसाइड कर लिया प्लानिंग करके, और हम उसको फॉलो करते जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आपने डिसाइड कर लिया मैकडी खोलनी है, कहाँ खोलनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप करना है। उसमें कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने सब डिपार्टमेंट होंगे, एक कुकिंग वाला होगा, एक सेलिंग के लिए होगा, एक कुछ परचेजिंग करेगा जो बाहर से सामान लाएगा। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे और हर डिपार्टमेंट में कितनी यूनिट्स होंगी, क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होंगी, ये सब ऑर्गेनाइज करके देखना। After setting up of plans, next function of every manager is to organize the activities and establishing an organization structure to execute the plan। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करना, ताकि जो हमारा प्लान है हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कि कितने डिपार्टमेंट या यूनिट सब यूनिट हमें चाहिए। हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशन, कितनी पोस्ट और कितनी डेजिग्नेशंस हमें चाहिए, कौन कितनी, मतलब जब हम स्टाफिंग करेंगे तो किस किस पोस्ट पे हम इंटरव्यू लेंगे, आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल, कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग लोगों पे। वंस दीज डिसीजंस आर टेकन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स अप, तो जब ये डिसीजन हम ले लेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होगा वो सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी कि मैकडी ओपन हो गया, जगह डिसाइड हो गई, कितने डिपार्टमेंट होंगे सब डिसाइड हो गया। अब हर डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ इकट्ठा करना, स्टाफ लाना। मान लो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शन पे जो बैठेगा उसकी रिक्रूटमेंट करना। एक मैनेजर, आपने अलग अलग जगह पे मैकडी के आउटलेट्स खोल दिए, ठीक है, अब हर एक आउटलेट का एक मैनेजर होगा, एक मैनेजर रिक्रूट करना। कुकिंग स्टाफ जो रेडी करके देगा आपका बर्गर, वो तो ये सब रिक्रूटमेंट करना स्टाफिंग के अंदर आता है। और सिर्फ रिक्रूटमेंट ही नहीं, जितनी भी उनकी रेम्यूनरेशन होगी, इंक्रीमेंट होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, और जो भी उनके बीच में ग्रीवेंसेस होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े, उन सबको सॉल्व करना, ये सब भी स्टाफिंग का ही पार्ट होगा। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ और फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। थर्ड स्टेप बोल सकते हैं या थर्ड फंक्शन हो गया ये मैनेजर का। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, रिक्रूट करना, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज और उनको ड्यूटीज असाइन करना,
मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवियंस ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में जो ग्रीवियंस होता है उसका भी ध्यान रखना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज, डिसाइडिंग देयर रेम्यूनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एटसेट्रा। देखो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, प्रमोशन देखना टाइम टू टाइम, इंक्रीमेंट्स देखना टाइम टू टाइम, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयज का पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। अगला आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज आ गए, अपॉइंट हो गए, हमने उनको सेलेक्ट कर लिया, देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। उनको इंस्ट्रक्ट करना और उनसे काम निकलवाना, काम लेना, यानी कि उनको बताना है कि कैसे करना है, क्या करना है, और उनसे काम लेना। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम। कि डायरेक्टिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शंस देना और उनको मोटिवेट करना। डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे, उनको मोटिवेट करके। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ने जो एक्टिविटीज करी है, जो वो कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करना है कि ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कम्युनिकेटिंग विद देम, उनसे बातचीत करते रहना टाइम टू टाइम। मैनेजर्स एक्ट एज लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। मैनेजर जो होते हैं वो लीडर की तरह एक्ट करते हैं, लीडर होते हैं और उनको राइट डायरेक्शन में, यानी एम्प्लॉयज को राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स, डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या आता है, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, और लीडरशिप क्वालिटी जो आती है वो डायरेक्टिंग के अंदर आती है। लास्ट आता है फंक्शन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, ये मैनेजर का लास्ट फंक्शन होता है। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो हम कर रहे हैं उसको कंपेयर करना है किससे, प्लान परफॉर्मेंस से। कि जब हमने डिसाइड किया था तो हमने एक पूरा का पूरा प्लान बनाया था, उस प्लान से कंपेयर करना है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ, अगर उन दोनों के बीच में मैच नहीं है, देन मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। डेविएशन का रीजन ढूंढेगा कि मैच क्यों नहीं है, मैनेजर ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, और फिर करेक्टिव मेजर्स कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस डेविएशन को वो सजेस्ट करेगा हमें मेजर्स को। टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान, ताकि हमारा जो प्लान है हम उस रास्ते पे पहुंचे। ये ब्रिज बना था, हमको जाना ऐसे था लेकिन हम जा ऐसे रहे हैं, लेकिन मैनेजर ने यही डिसाइड कर लिया कि हम गलत हैं, हम गलत जा रहे हैं, तो फिर वो हमको राइट पाथ दिखाएगा, एक करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करेगा कि गलत थे, हमको ऐसे नहीं जाना था, ऐसे जाना था, तो अब हमें वापस जाना है और हमको सही से काम करना है। कंट्रोलिंग फंक्शंस रेफर टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स एंड फॉलो अप एक्शंस that keep the actual performance on the path of the plan। टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग होती रहती है जिससे कि हम जिस रास्ते पे हमें जाना है हम उसी रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे ना जाएं, जिससे कि हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोलिंग से हम कंट्रोल करते रहते हैं कि हम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। चलिए अब हमारा 8th टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया उस चैप्टर में तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल करके चलना एक दूसरे के साथ। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया, आपकी टीम, आप ग्रुप दे दिया आपको एक, कि 5 बच्चों का एक ग्रुप है, आपकी टीम बना दी 5 बच्चों की, कि आपको ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो आपको बनाना है बिजनेस स्टडीज के ऊपर, ठीक है, आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाना है। तो 2 बच्चे तो उस ग्रुप में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन जो 3 बच्चे हैं बाकी के, वो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उस ग्रुप प्रोजेक्ट में। तो क्या ये ग्रुप प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल होगा यानी कि सबसे अच्छा बनेगा या टीचर को पसंद आएगा? शायद आ जाए कि इन्होंने अपना बेस्ट दिया है, इनकी वजह से आ जाए, लेकिन इन्होंने जो खराब किया है तो हो सकता है पूरे चांसेस है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। और इन्होंने क्यों नहीं अपना 100% दिया है? क्योंकि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, ये आपस में तालमेल ही नहीं बना पा रहे थे, इनकी आपस में बन ही नहीं रही थी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ये होता है कि जब हम ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना, उनके बीच में तालमेल बना करके चलना।
तो कोऑर्डिनेशन समझ आ गया होगा। अब हमें क्या पढ़ना था कि द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, उसके कुछ रीजंस हैं। पहला क्या रीजन है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं जो अभी हमने पढ़े, वो हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की हमको जरूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग से शुरू होता है। व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करती है, कोऑर्डिनेशन वहीं पे आ जाता है। वहीं पे वो कोऑर्डिनेशन का ध्यान में रखते हुए प्लान करती है कि हमको किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना है। बेस्ड ऑन प्लान्स देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप। जब प्लान बन जाता है तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। वरना कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो कोई बोलेगा कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, दूसरा बोलेगा कैसा चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर सकते। स्टाफ इज रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। जो आपने एक प्लान बनाया उस हिसाब से आप स्टाफ को रिक्रूट करोगे, सिलेक्ट करोगे, ट्रेनिंग करोगे उनकी, जैसा आपने प्लान बनाया। टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शन एंड गिवन। कोऑर्डिनेशन से आप राइट एग्जीक्यूशन कर पाओगे प्लान्स का। कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन होगा तो आप ढंग से देख पाओगे कि आपका प्लान क्या था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अगला आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हर लेवल पे जरूरी है। टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल को भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ताकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको इंटीग्रेट कर पाए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल पे कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, ताकि वो जितने भी डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज हो रही है उन सबको बैलेंस कर पाए। लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। जो लोअर लेवल होते हैं वो वर्कर्स की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने के लिए उनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने बताया था, बिना कोऑर्डिनेशन के आप काम अच्छे से नहीं कर सकती हो। एनी कंपनी विच फेल टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं करेगी अपनी एक्टिविटीज को तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी ज्यादा लंबे समय तक। अगला पॉइंट है नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप 5 लोग काम कर रहे हो, तो आप पांचों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से बना पाओगे और वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट में ही ये कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। अगर सिर्फ एक बंदा प्रोजेक्ट बना रहा है तो इसको किसके साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, किसी के साथ नहीं, तो फिर ये तो अपने आप बना ही लेगा। कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। The need for orderliness integration arises only when more individuals are working, as different individuals come from different backgrounds, have different styles of working, so there is need to unify their efforts in common direction. हर इंडिविजुअल की अपनी एक सोच होती है, हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग बैकग्राउंड है, अपनी एक सोच है, तो वो उस सोच के हिसाब से चलता है। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर इंसान अपनी अलग राय देगा और वो उस पर अड़ा रहेगा। कोऑर्डिनेशन से वो एक दूसरे को समझेंगे और अपना जो ध्यान है वो ऑब्जेक्टिव पे, यानी जो उनका जो गोल है उस पे ले जाएंगे और एक साथ मिलकर डिसीजन लेंगे। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज emphasizes on unifying the efforts of different individual because conflicting efforts may cause damage to organization। देखो, यूनिफाई करना एफर्ट्स को, एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है, क्योंकि अगर एफर्ट्स में कंफ्लिक्ट आया तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरनाक हो सकता है। द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल टू कॉमन गोल, कि एक गोल की तरफ हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक नॉन एंडिंग प्रोसेस होता है। नॉन एंडिंग प्रोसेस होता है
ठीक है, और ये हमेशा चलता ही रहता है। मैनेजर कंटिन्यूसली इस पे वर्क करते रहते हैं और जो कोऑर्डिनेशन है एम्प्लॉयज के बीच में वो मेंटेन करके रखते हैं मैनेजर्स। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो कंपनी है वो एफिशिएंटली नहीं काम कर पाएगी। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन, ठीक है, हर जगह यूज होता है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, हर जगह हर लेवल पे, इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन ईच अदर, ठीक है, हर जगह ये चलता है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें हर जगह होती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स की नहीं, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, जितने भी अलग अलग लेवल पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर। Try to coordinate the activities of organization. The top level try to coordinate the overall plans. Top level overall plans को coordinate करने की कोशिश करता है, ठीक है। Middle level try to coordinate departmental activities. डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है मिडिल लेवल, एंड लोअर लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर, वर्कर्स की जो एक्टिविटीज होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, हर मैनेजर इसको डेलिब्रेटली कर रहा है। एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड चाओस, हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर मैनेजर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी परफॉर्म करता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, अगर कोऑर्डिनेशन एफर्ट नहीं होगा तो कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे के साथ काम नहीं करेगा। दैट इज वाई वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर डेलिबरेटली परफॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन फंक्शन को, ताकि हर एक इंडिविजुअल का, कोई भी इंडिविजुअल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस का क्या, ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन की ग्रोथ वहां बढ़ जाती है जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाता है। ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी की जरूरत होगी, ठीक है। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग, ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, हर इंडिविजुअल की अपनी नीड्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर और सिंक्रोनाइज द एफर्ट ऑफ दीज एम्प्लॉइज टूवर्ड्स कॉमन गोल, तो वहाँ पे ज्यादा जरूरत होती है ताकि जो उनका मेन एफर्ट है वो एक जो हमारा कॉमन गोल सेटअप हो चुका है उसकी तरफ रहे। फंक्शनल डिफरेंटिएशन, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक सेल डिपार्टमेंट होगा, एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, इनको अलग अलग गोल दिए होते हैं, लेकिन दोनों का मेन गोल इनके अलग अलग होते हैं कि तुमको परचेज का ध्यान रखना है, तुमको सेल का, लेकिन मेन एम तो इनका वही है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव गोल रखा हुआ है उसको अचीव करना। लेकिन ये अपने अपने गोल अचीव करने में इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं कि एक दूसरे को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि असलियत क्या है कि ये सारे जो होते हैं ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है sections or divisions, and each department work in isolation by giving more importance to its objective, वो अपने objective को ज्यादा importance देता है। But in actual practice these department are interlinked, ये सारे department interlinked होते हैं और interdependent होते हैं। So there is more need to relate and bring together the activities of different sections as they are part of one organization ओनली, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उनका मेन एम तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस अमंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगला आता है स्पेशलाइजेशन। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। अब हर मैनेजर अपने आप को सोचता है, एक ही मैनेजर तो नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे होते हैं, तो हर मैनेजर सोचता है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसकी ज्यादा अच्छी हायर एजुकेशन है उसके पास, ठीक है, उसको ज्यादा नॉलेज है, तो वो जो बोलेगा वो राइट होगा, उसने जो डिसीजन लिया वो सही होगा, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, वो क्या बोलेंगे। ये ईगो होती है बहुत लोगों में कि जो उन्होंने बोला वही सही है, बाकी तो गलत है। तो अगर हर मैनेजर यही सोच रखेगा तो वहां पे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा,
तो वो कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, बहुत स्पेशलाइजेशन हो गई है, एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। कि ये जो स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट होते हैं ये सोचते हैं कि यही सिर्फ एक क्वालिफाइड लोग हैं और यही एक राइट डिसीजन लेंगे राइट डायरेक्शन में। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन चाओस एंड कंफ्यूजन, अगर वो अपने तरीके से काम करने लगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन, इन सभी स्पेशलिस्ट की एक्टिविटीज को एक ही डायरेक्शन में ले जाने को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इसको मतलब उसको ले जाना चाहिए, उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए और गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट, और इन स्पेशलिस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।